हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेम क्लासेज में। प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आज के इस शानदार सेशन में बायो का मॉडल पेपर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक मॉडल पेपर आपको मिल चुका है। ये जो मॉडल पेपर मेड किए गए हैं वो ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए मेड किए गए हैं। इसमें आपको 34 एमसीक्यूज मिलते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। तो आज के इस शानदार सेशन में एक बार फिर आपके सामने सेकंड मॉडल पेपर है, जिसके अंदर आपको 34 एमसीक्यूज दिखाई देने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस को लेकर के। तो देर किस बात की, आज की शानदार सेशन को ज्वाइन करके और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। मैं आगाज कर देता हूँ आज के शानदार सेशन का। सारे स्टूडेंट, सारे दोस्त एक बार सेशन को दबा करके लाइक और शेयर करेंगे, सारे मित्रों तक भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है। यदि आप लगनता के साथ में, शिद्दत के साथ में जुड़ते हैं, यदि आप अंतिम टाइम में भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और बेहतरीन करना चाहते हैं, मॉडल पेपर को भी लगनता के साथ में यदि ज्वाइन करेंगे तो भी बहुत गजब स्कोर कर पाएंगे। देखो क्या कहना चाहता है कि निम्न में से आभासी फल नहीं है। देखो क्या बोला, आभासी फल नहीं है। पहले तो आपको यह ध्यान देना कि आभासी फल होते क्या है। ऐसे फल जिसका विकास अंडाशय से नहीं होता, पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुष्पासन से। वो फल जो होते हैं वो झूठे फल कहलाते हैं, मिथ्या फल आभासी फल कहलाते हैं। अखरोट बिल्कुल आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी है और सेब भी है। और इसके अलावा यदि काजू आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी असत्य फल या आभासी फल होते हैं। लेकिन जो आम है, ये किस प्रकार का फल है, तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ये सत्य या वास्तविक फल होता है। इसका विकास जो है वो किससे होता है, अंडाशय से होता है। ये इतनी सारी जानकारियां आपको आज के पहले क्वेश्चन में मिल गई। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं। परागकणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना किसके कारण हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतःचोल के कारण, स्पोरोपोलिन के कारण, सुबेरिन के कारण से और लिग्निन के कारण से। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में सेकंड ऑप्शन बे ऑप्शन हो जाएगा, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन से ही परागकण का बाह्य चोल बनता है, एक्साइन बनता है। ठीक है ना, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एंजियोस्पर्म का अंड उपकरण किस से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एम्ब्रियो सेक को देखते हो तो एम्ब्रियो सेक में 3 कोशिका ऊपर, 2 कोशिका देखो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और देखो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। हालांकि ये निभाग है और ये अपने पास में यहाँ पर बीजांड द्वार है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना। ये आधारीय भाग होता है और ये अपने पास में शीर्ष वाला भाग। नीचे जो 3 कोशिका देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं एग एपरेटस अंड समूचे। इसके अंदर क्या होता है, तो एक तो अंड कोशिका होती है और दो इसके अंदर क्या देखने को मिलती है, सहायक कोशिका। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक और गजब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाता है सर्टोली कोशिका द्वारा, अंतराली कोशिका, शुक्रजनक कोशिका, नलिका और ये सभी। तो देखो नर जन्म कोशिका को पोषण देने का काम किसके द्वारा, किसका होता है, तो याद रखना सर्टोली कोशिका का। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका को नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे आलंबन कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे पोषी कोशिका के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, पोषण देने का काम होता है इसका। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, 8 से 16 कोरखंड वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है। गजब का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। याद रखिएगा, 8 से 16 खंड वाले एम्ब्रियो को तूतक या मोरुला के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में देखो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया। पढ़िएगा अच्छे से, करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफियन पुटक का फटना वह अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है, तो ओवुलेशन कहलाता है, यानी अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखिएगा, परिवार नियोजन जिसे परिवार कल्याण भी कहते हैं, आजकल तो इसको आरसीएस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा 1951 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा क्या कहना चाहता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन को भारत सरकार ने कब कानूनी स्वीकृति प्रदान की। तो याद रखिएगा दोनों डेट हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। 1971 इसमें बे ऑप्शन होगा, और परिवार नियोजन जो है वो 1951 है। ये परिवार नियोजन है जिसको परिवार कल्याण भी कहते हैं। ठीक है ना, परिवार नियोजन। ये स्क्रीन पर मैंने छोटा टूटा फूटा लिखा है। आगे देखिएगा, एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल के वंशागति के नियमों की खोज करने वाले, तो देखो सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज होती है, सन 1900 में। ठीक है ना, कौन कौन है, ह्यूगो डी वरीज है, जर्मनी का कार्ल कोरेंस है, और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमक है। तो देखो दे ऑप्शन देखो, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस और शेरमाक या शेरमक। दे ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी कड़ी में एक और बेहतरीन एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है, गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोजोम जो थ्योरी है उसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? तो याद रखिएगा थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना प्रयोग करते हुए प्रयोग किया था। स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था है, मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी और यहाँ पर लिखा गया है टेट्रासोमी। तो याद रखिएगा 2n-1 मोनोसोमी है। इसमें ये जो 2n-1 है इस पर आधारित लेकर के कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम को लेकर के चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं की डिजीज है जहां पर इसका जो गुणसूत्र का चार्ट है वो बन जाता है 44+ का अक्स 0। एक अक्स क्रोमोसोम की कमी होती है जिसके कारण से ये रोग हो जाता है, तो जो मोनोसोमी का एग्जाम्पल माना जाता है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो, यदि एडेनिन का प्रतिशत 40 है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? देखो एडेनिन के सामने जुड़ता है थाइमिन, तो यदि एडेनिन 40 है तो थाइमिन भी कितना होगा? 40। यदि दोनों को काउंट कर दिया जाए तो कितना हो गया? 80। शेष रह गया अपने पास में 20। तो देखो गवानिन और साइटोसिन दोनों का टोटल 20 है तो 10-10 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका पूछा? गवानिन का, तो 10%। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अधीन किसका विकास हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हुआ, यानी जैव सूचना विज्ञान का। स ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में इसी मॉडल पेपर का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तारक की दूरियों को मापा जाता है, तो तारक की दूरियों को किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। ये जो क्वेश्चन है वो विकास वाले चैप्टर से लिया गया है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये किलोमीटर, मील और किलो में मत फंस जाना, प्रकाश वर्ष होता है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से औद्योगिक प्रदूषण का सूचक लगा लो 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में 100% क्वेश्चन दिखाई देगा। औद्योगिक प्रदूषण का सूचक जो होता है वो लाइकेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में एक और शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पेलियोंटोलॉजी कहलाती है, जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। स ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो, क्या कहना चाहता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु कहलाते हैं, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो विषाणु होते हैं वो ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में एक और गजब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अमाशय में अम्ल और मुंह की लार, आंखों से निकले आंसू सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस रोधी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा ये किसके अंदर आ जाए? कार्य की रोध के अंदर आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एलएसडी क्या है? देखो याद रखना बच्चों, एलएसडी एक प्रकार का विभ्रामक है। एलएसडी एक प्रकार का क्या होता है? विभ्रामक। अब आपको कमेंट में ये बताना कि एलएसडी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, बता दो फटाफट से। 7 नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन है, मानव रोग एवं स्वास्थ्य से, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाले जीवाणु का नाम बताओ, तो याद रखिएगा मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है जिसको मेथेनोजन लिखा गया है यहाँ पर। ए बैस है, देखो क्रम को छोड़ो, आप मेथेनोजन बैक्टीरिया पर ध्यान दीजिएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहते हैं, ऐसे रोगजनक का नाम बताइए जो कीटों तथा संधिपादों, संधिपाद को मतलब आर्थ्रोपोडा के सदस्य पर हमला करता है, तो बच्चों याद रखिएगा बेक्यूलोवायरसिस होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, सीमाकारी एंजाइम ई कोर फर्स्ट डीएनए को निम्न स्थान पर काटता है, तो याद रखिएगा GAATTC के बीच में काटता है। और यदि और डीप जाओगे ना, GAATTC जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा, तो ये कहाँ पर कट लगाता है? जी और ए के बीच में कट लगाता है। तो जो सीक्वेंस की बात करते हैं, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करते हैं, तो वो GAATTC होता है। इसके अंदर से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, PCR टेक्निक की बात जब करते हैं तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम किस तापमान पर अधिक एक्टिव होता है? याद रखिएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ज्यादा क्रियाशील होता है और अच्छा बेहतरीन कार्य करता है। अगला शानदार क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो याद रखिएगा गोल्डन राइस, गोल्डन चावल जो विटामिन ए से भरपूर होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखिएगा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए उनमें डीएनए प्रवेश कराया जाना किससे संभव हुआ? देखो क्या कहना चाहता है, एक बार देखिएगा, तंबाकू के सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए उनमें डीएनए प्रवेश कराया गया जिससे किसका बनना संभव हुआ? अच्छा, जो डीएनए डाला उससे किसका बनना संभव हुआ? याद रखिएगा अर्थ तथा प्रत्यर्थ दोनों प्रकार के आरएनए का बनना संभव हुआ।
स ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखो, आनुवांशिकता निर्मित निर्मित इंसुलिन बना होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ए और बी का, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए व बी का। तो याद रखिएगा, दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है ए और बी। अगला गजब का क्वेश्चन देखो, क्या कहना चाहता है, आंख या मदार केलोट्रोपिस को कोई पशु नहीं खाता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड होता है जो एक विषैला पदार्थ होता है। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हृदय ग्लाइकोसाइड कहते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली हुई झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं के आवासीय मछलियों में कौन सी पारस्परिक क्रिया हुई। तो कंपटीशन हुआ, यानी क्या हो गई उनके बीच में स्पर्धा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गजब का क्वेश्चन देखो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये कहता है कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा संचित किसमें होती है। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं, किसमें होती है, प्रोड्यूसर के अंदर होती है, उत्पादक के अंदर। एक नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तल का निर्माण होता है और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, ह्यूमिफिकेशन से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, यानी बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आपको निकालना है आर को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर अपने पास में ये अपन ने बनाया और फॉर्मूले में बन करके आ गया एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो याद रखिएगा क्या बनता है, एनपीपी का क्या मतलब होता है, नेट प्राथमिक उत्पादकता होता है। और ये आर जो है ना, यहाँ पर से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। और ये जो आर है ये रेस्पायरेशन यानी श्वसन को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। से ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। इसी कड़ी में एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में जैव विविधता क्षति के कारण बताओ। बायोडाइवर्सिटी के नष्ट होने का कारण क्या है, आवासीय क्षति और विखंडन, जी हाँ बिल्कुल है। अति दोहन, जी हाँ बिल्कुल है। विदेशी जातियों का आक्रमण व सह विलुप्तता, ये भी है। यहाँ पर अपने पास में जो है वो द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज के इस शानदार सेशन के अंदर हमने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आरयूएचएस सीयूटी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 का डिस्कस किया, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगातार जुड़ते रहेगा, ऐसे शानदार मॉडल पेपर को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं और कंप्लीट एनसीईआरटी का विजिट करने का सपना भी साकार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।